हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है और इस वीडियो या इस क्लास या इस लेक्चर के जरिए मैं आपसे आज के वीडियो में बात करने जा रहा हूं नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। तो आज का जो हमारा हेडिंग है बच्चों, वो है नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना। देखिए बच्चों, अब नेफ्रॉन की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइव करा देता हूं कि अब तक हमने क्या देखा है। अब तक हमने देखा है बच्चों कि इस प्रकार से हमारे पास 2 किडनियां थी। ठीक है बच्चों, 2 किडनियां हैं हमारे पास। यहां इसमें ब्लड ले जाने की क्रिया होती है, यानी कि जो वृक्क धमनी है वो अंदर एंट्री करती हैं और यहां से बाहर निकलती है बच्चों वृक्क शिराएं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की हमने स्ट्रक्चर की बात की थी। और अगर हम एक किडनी की संरचना की बात करते हैं तो हमने देखा था इस वाले पार्ट को बच्चों हम हाइलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हाइलम के नाम से। इसके बाद हमने ये देखा था बच्चों कि किडनी को 2 भागों में बांटा जाता है। किडनी को 2 भागों में बांटा गया है। अंदर वाला जो पार्ट होता है बच्चों, इसको कहते हैं मध्यांश यानी कि मेड्यूला। मध्यांश यानी कि मेड्यूला। और जो आउटर पार्ट है जिसको हम कहते हैं बच्चों बल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स। ठीक है बच्चों, इसके बारे में बात कर ली थी। फिर हमने देखा था कि जो बल्कुट है, ये बल्कुट का कुछ भाग जो है वो अंदर मेड्यूला की ओर धंसा होता है। मतलब ये जो बल्कुट है बच्चों, ये वाला, ये हमारे पास क्या है? बल्कुट वाला भाग है, कॉर्टेक्स वाला भाग है। ये भाग मध्यांश की ओर ऐसे अंदर की ओर धंसा होता है इस प्रकार से। और अंदर की ओर धंसने के बाद ये जो संरचना बनती है, इन्हें हमने कहा था वर्टिनी के स्तंभ। क्या कहा था बच्चों? वर्टिनी के स्तंभ, वर्टिनी के स्तंभ। और यहां पर जो संरचना बनी है बच्चों, इसको कहा था हमने मध्यांश पिरामिड। क्या नाम दिया था बच्चों? मध्यांश पिरामिड, इसको हमने नाम दिया था। इतनी कहानी बच्चों हमें पता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने थोड़ी सी और चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ से एक क्या निकलती है बच्चों? एक नली बाहर निकलती है, जैसे हमने कहा था बच्चों मूत्र वाहिनी। क्या कहा था? मूत्र वाहिनी। ये मूत्र वाहिनी का जो अंदर चौड़ा सिरा होता है, कीपनुमा संरचना वाला भाग जो होता है, इसको हमने बच्चों नाम दिया था पेल्विस। इसको क्या नाम दिया था बच्चों? इसको हमने पेल्विस नाम दिया था। और पेल्विस को हमने जब आगे और विभाजित कर दिया था बच्चों इस प्रकार से, तो इसको हमने नाम दिया था बच्चों कैलिक्स। क्या नाम दिया था? कैलिक्स, जिसका बहुवचन था कैलिकेस। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में इतना हमने अब तक अध्ययन किया है। अब मैं समझाऊंगा आपको कि एक किडनी जो है उसमें नेफ्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होती है। तो मान लीजिए फिर से ये मेरे पास क्या है बच्चों? एक किडनी है। अब ये किडनी है तो बच्चों होता क्या है, यहाँ पर हमने इसको 2 भागों में बांट दिया। अंदर वाला जो पार्ट है वो मेड्यूला है और बाहर वाला जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स है। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम जानते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास जो नेफ्रॉन होता है बच्चों, वो नेफ्रॉन कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। कुछ इस प्रकार से नेफ्रॉन पाए जाते हैं बच्चों। यहां पर मैं आपके सामने कुछ 2 नेफ्रॉन बना रहा हूं बच्चों। ये कुछ 2 नेफ्रॉन मैंने आपको बनाए हैं। एक और मैं बना देता हूं बच्चों इस प्रकार से। ये नेफ्रॉन की संरचना है बच्चों। और नेफ्रॉन के बाद ये नेफ्रॉन कहाँ ओपन होते हैं? ये नेफ्रॉन एक अन्य नलिका में ओपन होते हैं, जो मैंने रेड कलर से बनाई है। इन रेड कलर से जो मैंने नलिका बनाई है, इनको कहते हैं बच्चों संग्रह नलिका या संग्राहक नलिका। क्या कहते हैं? संग्रह नलिका कह दीजिए या संग्राहक नलिका कह दीजिए। और जो मैंने व्हाइट संरचना जो बनाई है बच्चों, बस इसी संरचना को कहते हैं हम नेफ्रॉन। क्या कहते हैं बच्चों? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन आपको दिखाई दे रहा है कि ये कॉर्टेक्स वाले भाग में भी हैं और इनका कुछ पार्ट जो है वो मेड्यूला वाले पार्ट में भी है। मेड्यूला वाले पार्ट में क्या है बच्चों? जो मेड्यूला वाला पार्ट है, मेड्यूला वाले पार्ट में एक नेफ्रॉन की जो संरचना दिखाई देती है, इसके हम कहते हैं बच्चों हेनले का लूप। क्या कहते हैं?
हेनले का लूप। अभी नेफ्रॉन की संरचना की बात करेंगे बच्चों, उसमें दोबारा से आएगी हेनले का लूप क्या है क्या नहीं है। और जो रेड कलर की जो संरचना है वह भी हमें कहाँ दिखाई देगी बच्चों, ये भी हमें मेडुला वाले पार्ट में दिखाई देगी, यानी मध्यांश वाले में। और इस नलिका को हम कहते हैं बच्चों संग्राहक या संग्रह नलिका, दोनों ही नाम सही है। तो ये मैंने आपको बताया है कि जो नेफ्रॉन है वो किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं। नेफ्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होंगे बच्चों, इस प्रकार से व्यवस्थित होती है नेफ्रॉन, ठीक है। तो यानी कि ये नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स में भी होती हैं और मेडुला वाले पार्ट में भी पाई जाती हैं। अब मेडुला वाली पार्ट में कौन कौन सा भाग पाया जाएगा, तो हमें पता है हेनले का लूप और संग्राहक नलिका पाई जाएंगी। तो यानी कि हमारे पास जो नेफ्रॉन है उसके दो प्रकार हो जाएंगे, एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं वो कॉर्टिकल, और एक मेडुलरी नेफ्रॉन या जिन्हें हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो आइए मैं आपको अब अपनी जो पीडीएफ फाइल्स हैं उनके जरिए मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है और क्या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों किसकी, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की, कि नेफ्रॉन क्या है। तो मैंने आपको बताया उसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, कौन सी भाग कहाँ पर पाई जाती है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कॉर्टेक्स में पाया जाता है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो मेडुला में पाया जाता है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि हमने ये उत्सर्जी तंत्र के बारे में बात कर ली थी, ये वृक्क के बारे में बात कर ली थी। उसके बाद हमने ये देख लिया था कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्टेक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, ठीक है बच्चों, वाइट कलर है। कॉर्टेक्स देख लिया था हमने, मेडुला देख लिया था। अब हमारे पास जो अगली हेडिंग है वो है वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की संरचना। वृक्काणु की संरचना या कह दीजिए बच्चों किसकी संरचना, नेफ्रॉन की संरचना। अब देखें बच्चों, मैं आपको अब एक नेफ्रॉन की सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक नेफ्रॉन कैसा दिखाई देता है। देखिए बच्चों, नेफ्रॉन में जो सबसे पहला जो पार्ट होता है बच्चों वो कुछ कीप के आकार का दिखाई देता है। तो ये हमने बनाया है कीप के आकार की संरचना। इस कीप के आकार की जो संरचना है बच्चों इसको कहा जाता है बॉमन संपुट, यानी कि बॉमन्स कैप्सूल इसको कहा जाता है। बॉमन्स कैप्सूल बच्चों अंदर पीछे की तरफ कुछ इस प्रकार से कुंडलित होता है। इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, कुंडलित होता है। और ये बॉमन संपुट के पास में स्थित है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं समीपस्थ कुंडलित। अब कुंडलित की जगह आप दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं बच्चों, संबलित, समीपस्थ कुंडलित या संबलित नलिका। इसे हम कहते हैं बच्चों शॉर्ट फॉर्म में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी PCT। इसके बाद बच्चों ये यहाँ से कुछ पतली हो जाती है और पतली होने के बाद एक हेयर पिन के समान संरचना का निर्माण करती है। ये एक हेयर पिन के समान संरचना पतली होकर, ये देखिए पतली होकर के एक हेयर पिन के समान संरचना बनाती है, नलिकाकार पार्ट है। और इस पार्ट को कहते हैं बच्चों हेनले का लूप। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हेनले का लूप नाम से इसे जाना जाता है। अब ये हेनले का लूप वापस बच्चों चौड़ा हो जाता है ऊपर की ओर जाकर, ये हेनले का लूप वापस ऊपर जाकर क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो ये हेनले के लूप की मोटी भुजा कहलाती है तथा ये हेनले के लूप की पतली भुजा कहलाती है। इसके बाद ये वापस इस प्रकार से कुंडलित हो जाता है बच्चों, ये और कुंडलित हो गई है। तो इस कुंडलित भाग को फिर से हम नया नाम देते हैं। ये क्या है बच्चों, बॉमन संपुट से दूर वाला भाग है, इसलिए इसको नाम देते हैं दूरस्थ कुंडलित कह दीजिए या संबलित कह दीजिए, कुंडलित नलिका। दूरस्थ को कहते हैं बच्चों डिस्टिल, तो इसको कहेंगे DCT, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है बच्चों। अब ये जो नेफ्रॉन का अंतिम पार्ट है यानी DCT है वो एक अन्य नलिका में ओपन होता है और इसमें अन्य नेफ्रॉन भी इसके जरिए खुलते हैं। इस प्रकार यहाँ दूसरे नेफ्रॉन के खुलने की मैंने जगह बनाई है बच्चों, ये आगे कंटिन्यू चल रही है इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। और इस नलिका को मैं कहता हूँ संग्रह कह दीजिए या संग्राहक नलिका, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहेंगे इसको, कलेक्टिंग डक्ट।
तो बच्चों ये संरचना है किसकी, नेफ्रॉन की। अब देखिए नेफ्रॉन का कार्य क्या है बच्चों, नेफ्रॉन का जो कार्य है वो है रक्त को छानकर किसका निर्माण करना बच्चों, मूत्र का निर्माण करना। नेफ्रॉन का कार्य क्या है बच्चों, रक्त को छानेगी नेफ्रॉन, और रक्त को छानने के बाद उससे किसका निर्माण कर देगी, मूत्र का। अब यानी कि इसमें हमें रक्त लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा बच्चों, रक्त। तो देखिए रक्त लाने वाली वाहिकाएं हैं वो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर बनाई हैं, और जो रक्त लाने वाली जो वाहिका होती है बच्चों वो थोड़ी सी मोटी होती है, ये इस प्रकार यहाँ पर रक्त लाई है, और रक्त ला रही है इस नलिका को हम कहते हैं बच्चों अविवाही, क्या कहते हैं बच्चों इसको, अविवाही धमनिका। क्या नाम देंगे, अविवाही धमनिका। और यहाँ से जो रक्त को बाहर की ओर लेकर जाती है वो पतली होती है, और इस नलिका को कहते हैं हम अपवाही धमनिका। क्या कहते हैं बच्चों, अपवाही धमनिका। ये लीजिए, इसको कहते हैं बच्चों एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टीरियोल, और इसको कहते हैं बच्चों इफरेंट आर्टीरियोल। अविवाही धमनिका और अपवाही धमनिका। अब देखो बच्चों, अविवाही धमनिका जो है ब्लड लेकर आ रही है, तो अविवाही धमनिका में कुछ ऐसे छिद्र होने चाहिए या ये पतली शाखाओं में विभाजित होनी चाहिए जिसके कारण ये आसानी से रक्त में से उत्सर्जित पदार्थों को त्याग सके। तो ये रक्त को छानने के लिए एक विशेष संरचना में कन्वर्ट हो जाती है, एक विशेष संरचना में टूट जाती है बच्चों, जिसे हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस यानी कि ये केशिकाओं का बारीक पतला जाल होता है, जिसे हम हिंदी में केशिका गुच्छ के नाम से जानते हैं, केशिका गुच्छ। तो बच्चों ये एक संरचना है, एक संरचना बनाई है ये हमने किसकी, नेफ्रॉन की। इस प्रकार आपको नेफ्रॉन की संरचना बनानी है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और आप या तो आप इतना सा बना सकते हैं, और या फिर आप इसमें एक काम और कर सकते हैं कि ये जो वाहिनी है, जो अपवाही धमनिका है, ये इस नेफ्रॉन की चारों ओर कुंडलित होती है, यानी कि इसको आगे और बना सकते हैं। इस प्रकार मैं इसको और विभिन्न भागों में डिवाइड कर देता हूं बच्चों। ये लीजिए, यहां से मैंने इसमें डिवाइड किया है। अब इस प्रकार ये क्या करती है बच्चों, जो रेड कलर वाली नलिका मैंने बनाई है वो इस प्रकार से बनाई है हमने। देखिए ये धमनी है बच्चों, क्या है ये, धमनी ही है। कौन सी, अपवाही धमनी। यानी अपवाही जो धमनिका है वो हेनले के लूप, पीसीटी, डीसीटी आदि पर घूमती है, कुंडलित हो जाती है, और इसके बाद यहाँ ऑक्सीजन देने के बाद अब देखो दो काम करेगी, इन कोशिकाओं को ऑक्सीजन भी दे देगी, और यहाँ से बच्चों ये स्त्रवण का कार्य भी करती है। अब स्त्रवण का कार्य क्या है मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। और जो मूत्र निर्माण की क्रिया विधि होती है, हालांकि उसमें हम इस स्त्रवण की क्रिया के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रही है ना बच्चों संरचना, वो तो है हमारी धमनी की, और जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से बना दी है वो हमारी हो गई शिरा की। किसकी हो गई बच्चों, शिरा की। तो ये वृक्क से बाहर निकलेगी, इसको कहेंगे वृक्क शिरा। तो बच्चों देखिए, एक नेफ्रॉन में आती क्या है, नेफ्रॉन में आती है सबसे पहले जो रक्त लेकर आती है उसको कहते हैं हम अविवाही धमनिका, एफरेंट आर्टीरियोल। और नेफ्रॉन से जाती कौन है बच्चों बाहर, तो अपवाही धमनिका यानी इफरेंट आर्टीरियोल। लेकिन सारे नेफ्रॉनों से इस प्रकार जी ब्लड इकट्ठा मतलब ब्लड को छनवा कर मूत्र का निर्माण करवाएगी, और ये वापस क्या करती है बच्चों, इन सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन देती है, तथा स्त्रवण की क्रिया करवाने के बाद जो अपवाही धमनिका है वो किडनी से बाहर की ओर निकलती है और बनाती है किसका निर्माण करेगी, वृक्कशिरा का। तो आप ये जो मैंने रेड कलर और ब्लू कलर से बनाई है आप ये बना सकते हैं, और अगर आपने ये ब्लू कलर की और यहाँ तक रेड कलर की लाइन बनाई है तो भी आपका जो चित्र है वो डायग्राम है वो सही होगा। ठीक बच्चों, अब देखो इसको बनाने के बाद क्या होता है, ये थोड़ा सा उलझा हुआ लगता है डायग्राम, तो आप यहाँ तक बना सकते हैं। और एक और लाइन मैं इसमें ऐड करूँगा कि जो आखिरी हेनले का जो लूप है, जो ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रहा है, हेनले के लूप के चारों ओर यानी सबसे नीचे की ओर जो हमें वृक्क की ब्लड की केशिकाएं जो दिखाई देंगी, नलिकाएं जो दिखाई देंगी, इनको वासा रेक्टा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों, वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा क्या है बच्चों, रक्त की वाहिनी है,
किसका पार्ट है बच्चों? ये अपवाही धमनिका का वो पार्ट है जो हेनले के लूप को ब्लड का सप्लाई करेगी और यहाँ से उत्सर्जी पदार्थ, या मैं कहूँ उत्सर्जी पदार्थों को तो ये छान के दूर कर दिया जाएगा, लेकिन जो अच्छे पदार्थ होंगे उनका पुनरावशोषण में हेल्प करेगी, जिसे हम कहते हैं चयनित पुनरावशोषण, है ना बच्चों। तो ये है हमारे पास एक नेफ्रॉन की संरचना। आप जल्दी से इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं इसको अपनी PDF फाइल से समझाऊंगा आपको एक बार और। ले लिया है बच्चों? अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए बच्चों, तो हमने अब तक क्या देख लिया था बच्चों? हमने अब तक ये जान लिया है कि ब्लड किस प्रकार से मूत्र निर्माण में हेल्प करेगा। देखिए बच्चों, अब हमने ये तो पता लगा लिया कि एक जो किडनी है उसमें नेफ्रॉन किस प्रकार से स्थित होती हैं। अब देखिए बच्चों, तो हेडिंग क्या है आज की हमारी जो है वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की संरचना मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से बनानी है। देखिए प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना पाई जाती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नेफ्रॉन। किसको कहते हैं? कि प्रत्येक वृक्क में, प्रत्येक किडनी में लगभग कितनी 10 लाख छोटी छोटी नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, और इनको वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनको वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मतलब यह है कि इससे वृक्क की संरचना जो है वो इसी से बनी है, नेफ्रॉन से मिलकर बना है वृक्क। और जो वृक्क है, किडनी है, उसमें कार्य करने वाली जो सबसे छोटी यूनिट है वो भी क्या है बच्चों? अपने पास नेफ्रॉन है। तो इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से जाना जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है बच्चों। अब नेफ्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको कहा था। एक तो वो होते हैं जो कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, और एक वो होते हैं जो अंदर मेडुला की तरफ भी धसे होते हैं। तो देखिए बलकुटीय या सुपरफिशियल यानी कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, बलकुटीय, इन पहली वालों को क्या कहेंगे बच्चों? बलकुटीय, और सेकंड वालों को कहेंगे हम जक्स्टा ग्लोमेरुलस या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो देखिए बच्चों, बलकुटीय या सुपरफिशियल कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है, इन नेफ्रॉन का बॉमन संपुट वृक्क की सतह के समीप पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो बॉमन संपुट जो है बच्चों, इनका जो बॉमन संपुट है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ दिखाई देगा आपको? ये दिखाई देगा हमें कॉर्टेक्स में। तो इस नेफ्रॉन का बॉमन संपुट जो है वृक्क की सतह के समीप पाया जाता है, और इनके हेनले का लूप जो है वो बहुत छोटा होता है। हेनले का लूप बहुत छोटा होता है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, जो मध्यांश यानी मेडुला में बहुत कम धसे रहते हैं, और वृक्क में जो है अधिकांश नेफ्रॉन ऐसे ही होते हैं। यानी हमारी किडनी में अधिकांश नेफ्रॉन ऐसे हैं जो कॉर्टेक्स में हैं, और जिनका हेनले का लूप जो है वो बहुत छोटा है, और मध्यांश में थोड़ा बहुत धसा हुआ हो सकता है, इस प्रकार का। दूसरी में अगर स्ट्रक्चर बनाओ इसकी, तो ये हमारी इस प्रकार से PCT आएगी, और हेनले का लूप थोड़ा सा अंदर की ओर धसा हो सकता है, और वापस क्या आ जाएगा? DCT। दूसरा है बच्चों सानिध्य मध्यांश वृक्काणु यानी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स यानी कि थोड़ी बहुत, तो ये वाली तो थोड़ी बहुत थी। अब इनका जो दूसरी वाली जो है बच्चों, ये वाली तो मैंने पहली बनाई है, अब दूसरी यहाँ पर बनाऊंगा, तो इसका जो बॉमन संपुट होगा वो कॉर्टेक्स में होगा, PCT भी यहाँ होगा, लेकिन जो हेनले का लूप है वो अंदर ज़्यादा धसा हुआ पाया जाता है, यानी कि मेडुला में अधिक पाया जाता है। तो कुछ वृक्काणुओं के हेनले के लूप जो है वो बहुत लंबे होते हैं और मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धसे होते हैं, और इन्हें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो आपके पास नेफ्रॉन के कितने प्रकार हो गए बच्चों? आपके पास नेफ्रॉन के 2 प्रकार हैं, दोनों कॉर्टेक्स में हैं, लेकिन दोनों तो कॉर्टेक्स में है, दोनों प्रकार के नेफ्रॉन, लेकिन वो मध्यांश में कितने धसे हुए हैं इसके आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला तो क्या था बच्चों? आपके पास बलकुटीय या सुपरफिशियल, और दूसरा है सानिध्य मध्यांश यानी कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। क्लियर बच्चों? इन दोनों बातों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों हम चर्चा करते हैं नेफ्रॉन की संरचना। यहाँ से स्टार्ट होती है वास्तव में कि प्रत्येक वृक्काणु के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक वृक्काणु के यानी प्रत्येक नेफ्रॉन जो है उसमें 2 पार्ट हमें दिखाई देते हैं। एक तो होता है बच्चों ये जो पहला पार्ट है वो है केशिका गुच्छ, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और यहाँ से इसकी जो नलिका वाला पार्ट है वो शुरू होता है। तो दूसरा हो जाएगा बच्चों वृक्क नलिका। तो पहले पार्ट में केवल किसको शामिल किया गया है? इस वाले पार्ट को शामिल किया है जो ग्लोमेरुलस का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों? तो देखिए केशिका गुच्छ हो गया, और दूसरा वृक्क नलिका, जिसे हम रीनल ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले है बच्चों केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। अब देखिए पिछले स्लाइड पर, या मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपको डायग्राम बनाकर समझा है, तो मैंने बता दिया था
कि ये तो होता है बच्चों बहुमन संपुट, रक्त लाने वाली जो है वो अभिवाही धमनिका और ये होती है अपवाही धमनिका। हाँ, इन केशिका गुच्छ को और ग्लोमेरुलस को हम एक और नाम दे देते हैं बच्चों, मेलपीगी कोष। मेलपीगी कोष कह दीजिए या मेलपीगी कणिका कह दीजिए। ये मैं बताना वहाँ पर भूल गया हूँ कि जो बहुमन संपुट है और हमारे पास जो ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस और ये बहुमन संपुट कीप के आकार का, ये दोनों जो है वो संरचना मिलकर मेलपीगी कोष या मेलपीगी काय या मेलपीगी कणिका का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए दो भाग हैं हमारे पास, केशिका गुच्छ और वृक्कनलिका रीनल ट्यूब्यूल। केशिका गुच्छ जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, तो देखिए यह वृक्कीय धमनी यानी कि रीनल आर्टरी की शाखा अभिवाही धमनिकाओं एफरेंट आर्टीरियोल से बनी केशिकाओं यानी कैपिलरी का एक गुच्छा होता है। मैंने समझाया था कि बहुमन संपुट इस कीप के आकार की संरचना है, इसमें जो ब्लड लेके आती है उसको कहते हैं अभिवाही धमनिका। जो शाखा है किसकी बच्चों, वृक्क धमनी की। तो वृक्क धमनी यहाँ तक आई और यहाँ से इसमें बहुत सारी वृक्क धमनियाँ टूटकर क्या बनाती हैं, तो वृक्क धमनी टूटकर बनाएगी अभिवाही धमनिका और अभिवाही धमनिका प्रत्येक नेफ्रॉन में एंट्री करेगी। और 10 लाख नेफ्रॉन है बच्चों, 10 लाख प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन है। तो वृक्क धमनी आएगी और शाखाओं में बंटकर वृक्क धमनिका का निर्माण करेगी। तो वृक्क धमनिका जो वृक्क के अंदर प्रवेश करती है वो वृक्काणु में प्रवेश करके छोटी छोटी बारीक केशिकाओं में चेंज हो जाती है और केशिकाओं में बदलने के बाद क्या बनाती है, वो केशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है। तो ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही नलिका या धमनिका इफरेंट आर्टीरियोल द्वारा ले जाया जाता है। मैंने अभी आपको समझाया था, इधर से रक्त आएगा तो ये क्या है, एफरेंट आर्टीरियोल और यहाँ से ब्लड लेके जाती है इफरेंट आर्टीरियोल और यहाँ जो संरचना है इसको कहेंगे ग्लोमेरुलस। इस पॉइंट में कोई समस्या नहीं है बच्चों। दूसरा देखिए, ये हो गया हमारी पहली हेडिंग ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में क्या है बच्चों, केशिकाओं का समूह है, गुच्छा है, अभिवाही धमनिका ने बनाया और यहाँ से ब्लड लेके गई वापस अपवाही धमनिका। तो लाई क्यों सर, तो लाई इसलिए बच्चों कि यहाँ पर जो है केशिकाओं में एक ही हमारे पास पता है, पिछला जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें देखा था कि जो केशिका है उस पर केवल एक ही आवरण पाया जाता है, पतली होती है और यहाँ से जो नलिका आएगी उसमें से रक्त तो बहकर वापस चला जाएगा, लेकिन उसमें से जो हानिकारक पदार्थ हैं, वो हानिकारक जो पदार्थ थे वो कहाँ आ जाएंगे बच्चों, इस बहुमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं और इस हानिकारक पदार्थों को हम प्राथमिक निस्यंद के नाम से जानते हैं। प्राथमिक निस्यंद, जब हम मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पढ़ेंगे बच्चों तब ये मैं बताऊंगा प्राथमिक निस्यंद क्या है, इसमें क्या होता है और क्या नहीं, कौन सी क्रिया द्वारा बनता है, ये भी हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो देखिए वृक्क नलिका के रीनल ट्यूब्यूल्स की हम बात करते हैं तो यह दोहरी झिल्ली युक्त प्यालेनुमा बहुमन संपुट यानी बहुमेन्स कैप्सूल से प्रारंभ होती है और इसके अंदर केशिका गुच्छ होता है। तो जो वृक्क नलिका है बच्चों, ये केशिका गुच्छ था, अब वृक्क नलिका जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। तो वृक्क नलिका का प्रारंभ होता है बच्चों बहुमन संपुट से और जो यह दोहरी झिल्ली वाली प्यालेनुमा बहुमन संपुट जो संरचना है वहाँ से क्या होती है, प्रारंभ होती है और इसके अंदर केशिका गुच्छ पाया जाता है। समझा दिया था बच्चों। केशिका गुच्छ तथा बहुमन संपुट मिलकर मेलपीगी काय यानी मेलपीजियन बॉडी का निर्माण करते हैं, जिसे वृक्क कणिका या रीनल कॉर्पस्कुलेस भी कहते हैं। तो इसको हम वृक्क कणिका कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। इसको रीनल कॉर्पस सेल्स के नाम से भी जाना जाता है और जो कि कॉर्टेक्स में स्थित होता है। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो ये हमारे पास बहुमन संपुट, ये यहाँ से निकलती है नलिका इसकी और ये आती है बच्चों ग्लोमेरुलस। तो ये जो कणिका कही है हमने, जिसको हमने कहा है एमएलपी की कोष, ये कॉर्टेक्स में स्थित होता है। कहाँ होगा बच्चों, कॉर्टेक्स में। इसके भाग जो है वो निम्न है। अब देखिए वृक्क नलिका में सबसे पहले एक तो आ गया हमारे पास क्या, ग्लोमेरुलस, फिर आएगा हमारे पास दूसरा पीसीटी, फिर आएगा हमारे पास तीसरा हेले का लूप और फिर आएगा हमारे पास डीसीटी। चलिए बच्चों ये देखिए, आपको एक डायग्राम के जरिए मैं समझाता हूँ। ये जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है, येलो कलर वाला जो संरचना है वो है बहुमेन्स कैप्सूल। इसके बाद इसमें जो रक्त लेकर आ रही है बच्चों, ये जो रेड कलर से दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं हम एफरेंट आर्टीरियोल यानी अभिवाही धमनिका। और ये जो केशिकाओं का जाल बना हुआ है बच्चों, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ से ये वाहिनी रक्त लेकर गई है, इसको कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल यानी अपवाही धमनिका।
फिर ये देखो अपवाही धमनिका ही इस पूरे जाल पर यानी इस नेफ्रॉन पर पूरी तरह से जाल बनाई हुई है बच्चों, और जाल बनाने के बाद ये क्या करेगी, एक संरचना का निर्माण करेगी जो यहाँ पर नाम दिया नहीं है बच्चों। ये जो बाहर की ओर निकलती है इसको बच्चों हम कहते हैं वृक्कशिरा। क्या नाम देंगे, वृक्कशिरा यानी रीनल वीन। अब देखिए जो येलो कलर में है, तो पहला पार्ट तो क्या हो गया बच्चों, पहला पार्ट है हमारे पास बॉमन कैप्सूल, दूसरा पार्ट है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर हमारे पास जो तीसरा पार्ट आता है बच्चों, ये बारीक जो आपको संरचना दिखाई दे रही है इसको कहते हैं हम हेनले का लूप। क्या कहते हैं बच्चों, हेनले का लूप। अब हेनले के लूप में जो भुजा नीचे की ओर आती है बच्चों उसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले का लूप यानी अवरोही भुजा। क्या कहते हैं बच्चों, हेनले के लूप की अवरोही भुजा। और जो भुजा ऊपर की ओर जा रही है बच्चों इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। किसकी, यानी कि इसको कहेंगे हेनले के लूप की आरोही भुजा। आरोही मतलब ऊपर की ओर चल रही है। ठीक है बच्चों, यहां पर फिर लास्ट में जो कुंडलित नलिका आ गई है इसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी कि DCT। और यहां पर बच्चों देखिए अंत में ये जो नलिका है जो ओपन हो गई है एक नलिका में DCT के द्वारा, इसको कहते हैं हम संग्राहक नलिका या संग्रह नलिका। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब एक नाम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है जो मैंने अभी बताया था आपको, वासा रेक्टा। तो जो हमारे पास बच्चों एफरेंट आई, इफ्रेंट लेके गई, इफ्रेंट जो हमारे पास धमनी है वो इस वासा रेक्टा का निर्माण करती है। तो वासा रेक्टा क्या है बच्चों, हेनले के लूप पर सबसे नीचे की ओर जो रक्त की केशिका होगी अपवाही धमनिका की, उसको हम कहते हैं क्या, वासा रेक्टा। देखिए अब आपको इस वाली संरचना को जूम करके दिखाया गया है, ओनली इस वाली को। तो बच्चों ये देखिए दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, ये दोहरी झिल्ली युक्त क्या है, संरचना है। ये इसको कहते हैं हम बच्चों बहुमान संपुट। अब इसमें जो रक्त लेकर आ रही है जो कि एक मोटी वाहिनी है, इसको कहते हैं एफरेंट आर्टीरियल अविवाही धमनिका। और यहाँ रक्त को छन्ने के बाद पदार्थ यहाँ निकल जाएंगे, अपशिष्ट पदार्थ, और ये रक्त को लेकर वापस चली जाएगी जिसको कहेंगे इफ्रेंट आर्टीरियल अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका जो है वो वापस इधर आएगी, वासा रेक्टा का निर्माण करेगी। और यहाँ पर जो है वो है बच्चों प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी PCT स्टार्ट हो जाती है बच्चों। ये दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं क्योंकि दोनों ही जो डायग्राम है वो हमारी NCERT में गिवन है। चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका की PCT की। यह है बॉमन संपुट से निकलने वाला छोटा कुंडलित भाग है। बॉमन संपुट से निकला है, छोटा है, कुंडलित भाग है जिसकी केशिकाएं सरल और घना, जिसकी कोशिकाएं सरल घनाकार होती हैं यानी कि क्यूबॉइडल टाइप की पाई जाती हैं, घन के आकार की होती हैं। उसके बाद हेनले का लूप है बच्चों, हेनलेज लूप। तो नेफ्रॉन का पतला तथा हेयर पिन के आकार का भाग, किसके आकार का, हेयर पिन के आकार का जो भाग है हेनले का लूप कहलाता है। इसमें अवरोही और आरोही दो भुजाएं पाई जाती हैं। अवरोही नीचे आती है, आरोही ऊपर की ओर जाती है। फिर है हमारे पास DCT दूरस्थ सम्मिलित नलिका या कह लीजिए कुंडलित नलिका के हेनले के लूप की आरोही भुजा जो ऊपर जा रही थी हेनले के लूप की, उस आरोही भुजा से जुड़ा अति कुंडलित जो भाग है वो DCT कहलाती है। और इसकी कोशिकाएं भी कैसी होती हैं बच्चों, घनाकार। ये भी घनाकार, PCT में भी घनाकार और DCT में भी घनाकार। अब घनाकार कोशिकाओं का काम क्या है, जब हम मूत्र निर्माण की क्रियाविधि समझेंगे वहां पर इसका कार्य आएगा। देखिए अब अनेक नेफ्रॉन की DCT एक सीधी संग्रह नलिका। अब PCT हेनले का लूप, DCT, अब DCT कहाँ ओपन होगी, संग्रह नलिका में। तो संग्रह नलिका कलेक्टिंग डक्ट जो है उसमें खुलती है और अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर पिरामिड से होते हुए जो पिरामिड बनाए थे मेड्यूला में, उस पिरामिड को पार करते हुए बच्चों कैलिक्स में खुलता है। और कैलिक्स कहाँ खुलता है, पेल्विस में खुलता है यानी वृक्कीय श्रोणि में खुलती है। नेफ्रॉन्स की वृक्क कणिका, ध्यान से सुनेंगे। अब ये वही पार्ट आ गया जिनके आधार पर हमने नेफ्रॉन को दो भागों में बांटा था। क्या है कि नेफ्रॉन्स की जो वृक्क कणिका हैं, ये वाला पार्ट जिसमें बॉमन संपुट और जो ग्लोमेरुलस है वो दोनों शामिल हैं। तो वृक्क कणिका PCT DCT आदि तो होती है बल्कुट भाग में, जबकि जो हेनले के लूप है वो मध्यांश में स्थित होते हैं। जो हेनले का लूप है, ये हेनले का लूप जो जाएगा मेडुलरी पार्ट में जाएगा। इसके बाद देखिए वृक्क की रक्त वाहिनियाँ, कौन कौन सी रक्त वाहिनियाँ हैं और कौन कौन सी पाई जाती हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो प्रत्येक वृक्क नहीं बच्चों, वृक्क किडनी, प्रत्येक किडनी में एक ही वृक्क धमनी जाती है, एक ही होगी बच्चों वृक्क धमनी। एक किडनी में एक वृक्क धमनी गई, इधर भी एक वृक्क धमनी गई, जो हमने जो डायग्राम बनाया है पहले पेज वाला।
पहली बीज वाला जो आपने डायग्राम बनाया था उसमें रेड कलर से बनाई होगी, वो वृक्क धमनी होती है। मैं अब ये दोबारा आपको बता दूंगा, जो पृष्ठ महाधमनी से निकलती है, जो पृष्ठ महाधमनी का पार्ट है, पृष्ठ महाधमनी आती है, एक रेड कलर की इस साइड गई किडनी में और एक इस साइड गई। तो जो रेड कलर की मोटी जो वाहिनी आती है वो महाधमनी है, और महाधमनी से जो निकलती है उसको कहते हैं वृक्क धमनी। ठीक है बच्चों, वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करने के बाद खंडित हो जाती है और खंडित होकर खंडीय धमनियों में विभाजित हो जाती है, यानी कि विभिन्न पार्ट्स में बंट जाती है। और विभिन्न पार्ट्स में बंटने के बाद उनसे अविवाही धमनिका यानी एफरेंट आर्टीरियोल निकलती हैं और वो वोमन संपुट में जाती हैं, और वोमन संपुट में जाने के बाद केशिकाओं का गुच्छा बनाती हैं, जैसे केशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्लियर बात है बच्चों। केशिकाएं मिलकर अपवाही धमनिका यानी एफरेंट जो आर्टीरियोल है, इफरेंट आर्टीरियोल जो है उसको बनाती हैं, अर्थात ये जो कोशिका गुच्छ है से बाहर निकलती हैं और यह वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती हैं। तो एफरेंट तो रक्त लेकर आती है और इफरेंट जो है वो बाहर जाती है और वो वृक्क नलिका पर जाकर क्या बनाती है, जाल का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं परिनलिका केशिका जाल, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, परिनलिका केशिका जाल। किसके द्वारा बनाया गया है, अपवाही धमनिका के जरिए बनाया गया है। इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका होती है, वो हेनले के लूप के समानांतर चलते हुए यू आकार की संरचना बनाती है, जिसे हम कहते हैं बच्चों वासा रेक्टा। अभी मैंने बता दिया था, हेनले के लूप पर सबसे नीचे की ओर जो बेलनाकार संरचना बन रही थी किसकी, अपवाही धमनिका की, उसको हम नाम देते हैं वासा रेक्टा। इसके बाद है बल्कुटीय नेफ्रॉन में वासा रेक्टा। बल्कुटीय नेफ्रॉन कौन सा बच्चों, जिसका हेनले का लूप बहुत छोटा था, तो उसमें या तो वासा रेक्टा होगी ही नहीं या फिर होगी तो अत्यधिक हासित होती है। अब जो मैंने कहा था बच्चों महाधमनी, उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। तो ये देखिए हमारे पास पहला वीडियो, पहली स्लाइड जो है वो ये है। इसमें देखिएगा बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है हमारी महाधमनी। ठीक है, महाधमनी से जो निकलती है उसको कहा बच्चों वृक्क धमनी, रीनल आर्टरी। इसी प्रकार ये है बच्चों महाशिरा जो ऊपर की ओर जा रही है, और महाशिरा जो ब्लड लेके इससे बाहर निकली है किडनी से, उसको हम कहेंगे वृक्कीय शिरा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यह है रीनल वीन यानी कि वृक्कीय शिरा। तो महाधमनी से निकलेगी बच्चों कौन, वृक्क धमनी। वृक्क धमनी खंडीय धमनियों में चेंज होगी और खंडीय धमनियां जो हैं वो चेंज हो जाएंगी अविवाही धमनिका में, वो रक्त को छानेंगे, फिर वो चेंज हो जाएंगी अपवाही धमनिका में। अपवाही धमनिका वापस उस हेनले का लूप वाला जो पार्ट है उस पर घूमेगी और संरचना का निर्माण करेगी, जिसे लास्ट में जो होगी उसको कहेंगे वासा रेक्टा। वासा रेक्टा वापस ओपन होती है, वृक्कशिरा का निर्माण करेगी और वृक्कशिरा इस महाशिरा में जाकर ओपन हो जाती है। तो बच्चों ये थी हमारी एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा तो नहीं है खैर, 32 मिनट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की है नेफ्रॉन की। मैंने आपको डायग्राम बनाना भी समझा दिया है कि नेफ्रॉन का जो चित्र है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, जो हमारा होगा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के मूत्र निर्माण किस प्रकार होता है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।